जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। भारत ने गहरे महासागर मिशन के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। देश की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने 700 वेल्ड टेस्ट करने के बाद एक महत्वपूर्ण वेल्डिंग प्रक्रिया को पूरा किया है और इसके बाद समुद्र की सतह तक 6000 मीटर नीचे तक जो मानव है यानी कि मनुष्य को ले जाने का जो कार्य है वो संभव हो पाएगा। और इतनी गहराई तक जाने के लिए डिजाइन की गई जो पनडुब्बी है उसका नाम है पोत मत्स्य 6000 और इसको सफलता पूर्वक विकसित कर लिया गया है। और इसी बड़े अपडेट पर बात करेंगे कि क्या कुछ चैलेंजेस थे, कैसे कैसे कुछ हुआ और क्या कुछ इस उपलब्धि के बाद हम आगे सफलता पूर्वक होता हुआ देखेंगे, किस तरह से ये काम आने वाली है। और इस पर बात करेंगे। हमारे साथ उमेश जी हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट एक बार फिर से। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कितना बड़ा अपडेट है, कैसे आप इसको देख रहे हैं और इस अचीवमेंट के बाद हम क्या कुछ आसानियां देखेंगे। सबसे पहले चैलेंजेस की बात कर लेते हैं कि क्या कुछ इससे चैलेंजेस और चुनौतियां, उपलब्धियां क्या। देखिए, सीधी बात है कि भारत अपने जो समुद्री सतह पर जो खनिज पदार्थ है, रेयर अर्थ मिनरल्स है, उसके लिए डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए उन्हें एक व्हीकल की जरूरत थी जिसके अंदर वो मानव मतलब ह्यूमन संचालित जो हो सके, उसको 6000 मीटर गहराई पे लेके जा सके। और 6000 मीटर गहराई पे लेके जाने में प्रेशर बहुत रहता है। ऐसा रहता है कि आप समझ जाइए कि आपके जो उंगली पे अगर कोई 6000 किलो का अगर कोई वेट डाल दे, इतना उधर प्रेशर होता है। और उसको करने के लिए उन्होंने ये जो पूरा जो गोला है जो बनाया, उन्होंने टाइटेनियम अलॉय से बनाया। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है टाइटेनियम में उसका वेल्डिंग का। और वेल्डिंग को लेके आपको मालूम है इसकी टेक्नोलॉजी बहुत कम देशों के पास है। इसकी टेक्नोलॉजी यूएस के पास है, रशिया के पास है, चाइना के पास है, फ्रांस है, यूके है, जापान। इनके पास डीप सी एक्सप्लोरेशन के व्हीकल्स ऑलरेडी है। अब भारत भी उस लीग में ज्वाइन हो चुका है जहां पे वो अपनी समुद्री सतह पे 6000 किलोमीटर 6000 मीटर नीचे वो अपने ये पोत बेच पाएगा। और उसके द्वारा हम वहां पे ओशन की गहराई में हमारे कितने खनिज पदार्थ है, कहाँ पे रहे हैं खनिज पदार्थ, उसका भी आंकलन कर पाएंगे। देखिए, भारत के पास जो समुद्री क्षेत्रफल है वो 75,000 किलोमीटर का है। और एक अनुमानित डेटा के हिसाब से बताया जाता है कि 380 मिलियन टन का रेयर अर्थ मेटल्स है। और रेयर अर्थ मेटल्स में सबसे ज्यादा उधर मेटल्स बताया जाता है वो है निकल, कॉपर, कोबाल्ट और मैग्नीशियम। ये चारों जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, ये एक तरह से अपने अपने जो डिफेंस इंडस्ट्रीज है, हमारे रिन्यूएबल एनर्जीज है, सब में काम आने वाले रहते हैं। अब अनुमान के हिसाब से बताया जा रहा है कि भारत के पास 4.7 मिलियन टन ऑफ उनके पास निकल जो समुद्र में एक तरह से वहां पे पाए जाते हैं। जी, और यहाँ पर एक कॉपर। सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि भारत सरकार ने ये जो समुद्रयान मिशन किया उसके तहत ये सारा कुछ हो रहा है। चंद्रयान मिशन तो काफी सक्सेसफुल रहा, लेकिन अगर अगर हम समुद्रयान मिशन की बात करें तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या ये भारत को गहरे समुद्र में जो हम रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करते हैं या जो समुद्र में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं या खनिजों की बात करते हैं, उसका अध्ययन करने के लिए दिशा में आगे ले जाएगा या इसके अलावा भी हम कुछ और इसमें देख सकते हैं इस मिशन में? देखिए, समुद्र के नीचे में अनुमान सही है, पर कहाँ पे कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है वो जानना जरूरी है। जैसे हमारे पास कॉपर रिजर्व है 4 मिलियन टन, वो है। मैग्नीज है हमारे पास जो 92.5 मिलियन टन है। हमारे पास कोबाल्ट है नीचे। तो वो सब कहाँ कहाँ पे है उसका अध्ययन करना जरूरी है। और उधर फिर बाद में उधर मशीनरी लेके जाएंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करना भी जरूरी है। आपको ये भी मालूम है कि अंडमान के पास हमने एक तरह से वहां पे अभी क्रूड ऑयल की हमने डिस्कवरी की है, जिसके कारण बताया जाता है कि हमारी इकोनॉमी 20 ट्रिलियन प्लस प्लस हो जाएगी अगर इस रिसोर्सेज की अगर मॉनिटरी टर्म्स में इसको वैल्यूएशन करें। तो हमारा जो इकोनॉमी है वो 30 ट्रिलियन टन के ऊपर चले जाएगा। मैंने जब जी। उस समय बोला था कि अभी तक तो हमने सिर्फ हाइड्रोकार्बन देखे हैं,
हमने रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं देखे हैं। अब ये समुद्रयान प्रोजेक्ट के द्वारा हमें मालूम पड़ेगा कि किधर कौन सी खनिज पदार्थ अवेलेबल है, तब जाके हम उस टाइप की मशीनरी को ले जाके वहां से ओशन से डीप सी एक्सट्रैक्शन चालू कर देंगे। चाइना हमारे जो आपको मालूम है हमेशा स्पाई शिप भेजता रहता है, वो हमारे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसको बार बार स्टडी करने आता है कि भारत के पास क्या रेयर अर्थ मिनरल्स है। आपको मालूम है पिछले दिन चाइना ने जो हमारा मैग्नेट्स है वो देना बंद कर दिया। वर्ल्ड का जो 70% माइनिंग जो होता है वो चाइना करता है। 90% रिसाइकलिंग, 90% रिफाइनिंग चाइना के हाथ में है। 97% रिसाइकलिंग वो चाइना के हाथ में है। चाइना ने बंद कर सकता है और अपनी मर्जी से जब चाहे उसका दाम बढ़ा सकता है। भारत चाइना पे डिपेंडेंस नहीं करना चाहता, उसको अपने खनिज पदार्थों की जरूरत है। जो काम चाइना 2 दशक पहले कर चुका है, भारत अभी स्टार्ट कर रहा है। भारत अपने खुद के रिसोर्सेस को टटोलने लग गया है ताकि उसको वो आत्मनिर्भर बन सके, चाइना पे उसका डिपेंडेंस कम हो जाए। इसके लिए ये डीप सी एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। और आपने जैसे बताया है कि खनिज पदार्थ के अलावा हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी स्टडी किया जाएगा, ताकि हम वहाँ पे सस्टेनेबल मराइन जो हम कर सकते हैं उसको भी बढ़ावा देने की कोशिश किया जाएगा। डेटा बहुत मिलेगा और एक तरह से भारत अपनी जो समुद्री सीमा है उसके अंदर जो खनिज पदार्थ भारत के खुद के हैं उसको वो एक्सप्लोर भी कर पाएगा, उसको एक्सट्रैक्ट भी कर पाएगा। और चाइना से हम डिपेंडेंस कम होंगे, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचेंगे, देश के अंदर माइनिंग इंडस्ट्री बनेगी, जॉब एम्प्लॉयमेंट चालू हो जाएगा। जी उमेश जी, क्या ये जो पनडुब्बी है जो मानव चालित होगी, इस पनडुब्बी का इस्तेमाल जो साइंटिफिक रिसर्च है इसके अलावा क्या डिफेंस सिक्योरिटी या फिर आपदा जैसी और या फिर हम इंडस्ट्रियल किसी यूज में भी होते हुए इसको देख पाएंगे? देखिए 6000 मीटर नीचे जाएगा तो सब कुछ करेंगे ना हम। ऐसा थोड़ी है कि हम सिर्फ खनिज पदार्थों के लिए यूज करेंगे। हम वहां पे ऐसी और भी पनडुब्बियां बनाएंगे, ऐसे और भी गोला बनाएंगे जिसको हम नीचे जाके रख सकते हैं। फ्यूचर में आप ऐसा भी देखेंगे इसके अंदर रोबोट्स हो जाए, हम रोबोट्स को बैठा के नीचे बैठा दें तो चाइना के जो अगर सबमरीन आते हैं उसको वो रेड फ्लैग कर देगा कि भैया ये हमारा एरिया है, आप इधर मत आइए। समुद्र के अंदर केबल्स भी जाते हैं, आपको मालूम है। बताया जाता है कि चाइना उस केबल्स के पास जाके उधर से डेटा टैपिंग की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने समुद्र में आपके एसेट जो हैं उसको बचाना है। तो ये जो गोला है टाइटेनियम का गोला, जिसको हम मत्स्य 6000 बोल रहे हैं, ये भारत के लिए बहुत कारगर साबित होगा, जिसमें हम इफेक्टिवली हमारे देश की सुरक्षा भी कर पाएंगे। और ये भी देख लीजिए समुद्र के अंदर हमारे हाइड्रोकार्बन्स भी है, सिर्फ ये रायर अर्थ एंड मिनरल्स के लिए यूज नहीं होगा, हाइड्रोकार्बन्स के लिए भी यूज होगा, गैस भी काम मिलती है उसकी भी पता लगाएगा। तो इसके बहुत सारे यूसेस होने वाले हैं, जितना कम सोचे उतना कम है। अगर अगर मेरा ये भी मानना है कि आगे चल के इसके अंदर टूरिज्म का भी बात हो सकता है, क्योंकि डीप ओशन में अगर आपको देखना है कि क्या क्या चीजें हैं, वहां का जन जीवन देखना है, आपको एक्वा लाइफ देखना है, तो वी कैन प्रोमोट इट फॉर टूरिज्म ऑल्सो। तो ऐसा है ऐसा है अंबर जी, इसके जो प्रयोग हैं, इसकी जो इंडस्ट्री बनेगी, इसका उपयोग बहुत सारा होने वाला है। क्योंकि भारत का जो समुद्र क्षेत्रफल है, जो कोस्ट है, वो 516 किलोमीटर है। उसके अंदर अंडमान और लक्षद्वीप अगर आप छोड़ ले तो 11000 किलोमीटर का हो जाता है। आप ये सोचिए, हमने थोड़े दिन पहले बोला कि बित्रा आइलैंड में, लक्षद्वीप में भारतीय सरकार उसको अपना नेवल आउटपोस्ट बनाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो गोला है टाइटेनियम का गोला, वहां पे भी समुद्र में हमारे एसेट्स की रक्षा करेगा। क्योंकि आगे जाके आपको मालूम है यूएई और भारत के बीच में पावर ट्रांसमिशन लाइन लगाने की बात चल रही है। और इवन यूएई के जो मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि भारत और यूएई के बीच में हम अंडर वाटर एक एक ट्रेन भी चलाने की बात चल रही है, हाइपरलूप ट्रेन। तो कहीं ना कहीं ये सब जो टाइटेनियम के गोले रहेंगे जो समुद्री प्रेशर को सहन कर सकते हैं, और ये जब समुद्र के नीचे रहते हैं इसकी जो टेम्परेचर हो जाती है 0 - 3 डिग्री सेल्सियस, तो उसको भी सहने के लिए वहां पे बहुत
इसके लिए बहुत अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की जरूरत है। और आपको बता देता हूँ, टाइटेनियम जो है वो स्टील से भी ज्यादा एक तरह से मजबूत होता है, और इसकी वेल्डिंग करना कोई इजी बात नहीं होती है। इसके लिए बहुत ज्यादा आपको टेक्निकल एक्सपर्टाइज की जरूरत है। और इसरो ने इसरो को जाना जाता है स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, पर इसरो ने क्या सोचा कि इसरो को छोड़िए स्पेस, हम समुद्र के अंदर भी जाके धरती के गर्भ में जो हमारे खनिज पदार्थ है उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। जी। उमेश जी, इस मिशन को पूरा करने के लिए बात कही गई है कि 2026 तक पूरा हो जाएगा। क्या ये, अगर हम समय सीमा को देखें, तो क्या ये आपको रियलिस्टिक एक लक्ष्य या फिर एम नजर आता है? कर पाएंगे हम 2026 तक इसको पूरा? जो इसरो है ना, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर तक आता है। प्राइम हम्म। मिनिस्टर ऑफिस उनसे टाइम बाउंड रिपोर्ट्स मांगती रहती है। हम्म। तो हम आप इसका एक तरह से आप ये मत सोचिए कि हम जो हमारा जो कावेरी इंजन है या तेजस के जैसे इसमें टाइमलाइन एक्सटेंड होगी। इसमें डायरेक्ट मोदी जी इनकी रिपोर्ट लेते हैं, खबर लेते हैं, और अगर नहीं होता है तो चाबुक भी मार के काम करवा देते हैं। और इसरो ने टाइम बाउंड, आपको आपने देखा है कि हमेशा डिलीवर किया है। हम सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, हम सैटेलाइट के इंजन बना लेते हैं, पर देखिए कावेरी इंजन जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर नहीं है, वहां पे हम 38 साल तक हम सिर्फ इंजन बनाते जा रहे हैं, और अभी तक कोई उसका कोई अता पता नहीं है। अभी भी हमें बाहर से टेक्नोलॉजी लाने की जरूरत पड़ रही है। उमेश जी, अगर हम इस पनडुब्बी की बात करते हैं, तो क्या ये जो टेक्नोलॉजी है पनडुब्बी बनाने की, इसको भविष्य में हम दूसरे देशों को आगे भी दे पाएंगे या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर पाएंगे? ऐसा भी कुछ मुमकिन होगा? देखिए आज की डेट में, अभी की डेट में मैं बता सकता हूँ अगले 5 साल के लिए तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड ही इतनी रहेगी कि आप डोमेस्टिक ऑर्डर पूरा कर ले तो बड़ी बात है। तो और ऐसी है, ये जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी जो होती है, कोई भी देश आपके साथ शेयर नहीं करता। भले वो फ्रांस हो जाए, वो रशिया हो जाए, यूके हो जाए, चाइना हो जाए, अमेरिका हो जाए या जापान हो जाए, किसी ने शेयर नहीं किया। भारत ने ये टेक्नोलॉजी खुद डेवलप की है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये टेक्नोलॉजी हम किसी के साथ एक्सपोर्ट करेंगे। नॉट हम्म। इन द नियर फ्यूचर, एटलीस्ट 5 साल तो नहीं, और अगले 10 साल भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। हाँ, भारत को अगर किसी को असिस्टेंस चाहिए तो भारत ये जो अपना जो टाइटेनियम का गोला है उसको भेज देगा वहां पे उधर जाके समुद्र में एक्सप्लोरेशन करेगा। हम उसके उसके लिए उनको चार्ज करेंगे और उससे पैसा कमाएंगे। दिस इज पॉसिबिलिटी, ये लग रहा है, और ये होना भी चाहिए। बिल्कुल। और देखते हैं कि आगे इस पर क्या होता है। लेकिन उमेश जी, अब अगर इस मिशन की बात करते हैं, जिस तरह से अपडेट आया है, अगर ग्लोबल रिएक्शन की बात करते हैं, तो भारत का जो समुद्रयान मिशन है, इसको किस तरह से ग्लोबली देखा जा रहा है? देखिए सब सब सत्ते में आ जाएंगे, क्योंकि भारत अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। उसको चाइना से रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत नहीं रहेगी। और आपको मालूम है सऊदी पहले से ही सत्ते में है। वो अब हम उनसे तेल नहीं ले रहे हैं, तो अभी हमको एक्सटेंडेड डिस्काउंट देने के लिए रेडी हो गए हैं। अगर भारत जो सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का, वो खुद का तेल निकालना चालू कर दे, एक्सप्लोरेशन चालू कर दे, तो दुनिया भर में तेल के दाम गिर जाएंगे। जो आज $65-70 है, वो $30-25 हो जाएगा। इतना फर्क हो जाएगा। हम्म। और भारत का जो अंडमान के अंदर वो वहां पे डीप सी एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन की बात चल रही है, वो अगर नेक्स्ट 3-4 साल में चालू हो जाता है तो इसका बेनिफिट आप पक्का देखेंगे। जैसे वेनेजुएला में बताया जाता है 1 लीटर 1 रुपए का है, तो भारत में भी शायद 1 लीटर 10-20 रुपए का हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है, क्योंकि जनरली क्या होता है, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाता है। जब होम ग्रोन रहता है, होम ग्रोन रहेगा तो, और धरती के गर्भ में से निकाला जाएगा वो तेल, तब वो सस्ता पड़ेगा। उनको सिर्फ जो बोलते हैं ये एक्सट्रैक्शन एंड एक्सप्लोरेशन कॉस्ट रहेगा, वो रहेगा। उसके बाद तेल की कीमत जो अभी 100 रुपया लीटर है, मेरे ख्याल से 40 से 30 तो आराम से हो जाना चाहिए। अब बट बशर्त है कि जो अंडमान का जो प्रोजेक्ट है उसकी टाइमलाइन एडेयर हो, और गवर्नमेंट क्लियर कट बोल दे कि इस टाइम से हम तेल एक्सट्रैक्ट करेंगे। जो हमारा इम्पोर्ट है क्रूड ऑयल का 87.5% है, वो कैसे कितना कितना मात्रा में कम होगा, वो भी देखने वाली बात है। तो इससे भारत अगर खुद अपना काम करना चालू कर देंगे तो विश्व के जो जितने भी देश है वो भारत के अधीन हो जाएंगे। भारत के पास टेक्नोलॉजी भी रहेगा, ना तो उसको चाइना की पड़ी है ना उसको अमेरिका की पड़ी है। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, रिसोर्सेस भी है, मार्केट भी है। हम खुद का प्रोडक्शन सेटिस्फाई भी कर लेंगे, और बाद में एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो एक तरह से हम अपनी ऑटोनॉमी
एक तरह से विश्व के अंदर हम विश्व गुरु बनने के रास्ते पे हैं। इसीलिए आप ये देखते हैं कि बार-बार मोदी जी पे अटैक हो रहे हैं, मोदी जी के ऊपर जिस हिसाब से ऑपोजिशन उनके ऊपर लांछन लगा, ऑपोजिशन उनको बैकफुट पे करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए कर रहा है ताकि भारत एक तरह से अब जो रियल मायने में इंडिपेंडेंस होती है कि हम यूएस ना तो यूएस ना किसी चाइना की दादागिरी में आए, वो ज़रूरी है। ये भारत की इकोनॉमिक जो इंडिपेंडेंस है, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी है, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। आप पॉलिटिकली आप फ्री हो जाए, पर इकोनॉमिकली अगर आपको डिक्टेशन लेना पड़े, तो कोई मतलब नहीं है। आपको मालूम है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को कैसे ट्रीट करता है चाइना। चाइना ने अभी आसिफ मुनीर को बुला के खरी-खोटी सुनाई है। जो आसिफ मुनीर सबके सामने एक तरह से सीना चौड़ा होके चलता है। पाकिस्तान वो जो फील्ड मार्शल है, वो चाइना के सामने एक तरह से सर झुका के वो वांग यी से बात कर रहा है और वांग यी उसको कड़े शब्दों में बोल रहा है कि अगर तुम हमारे इंटरेस्ट को नहीं देख पाते तो हम अपनी फोर्सेस भेज देंगे। भारत इसके द्वारा जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, हाइड्रोकार्बन्स है, इसके द्वारा इकोनॉमिक सॉवरेनिटी ले पाएगा। दिस इज़ द रियल स्टोरी, दिस इज़ द ग्रोथ ऑफ इंडिया। यही हमें चाहिए। इसी के द्वारा हम जब हमारा डिपेंडेंस बाहर की देशों पे नहीं रहेगा, दैट टाइम वी विल बी रियली फ्री। दिस इज़ द विजन ऑफ मोदी जी। थैंक यू उमेश जी, हमारे साथ आज की इस अहम अपडेट पर चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।